हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम आकाश है। मैं एक 3D कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ यूबीसॉफ्ट में। और ये वीडियो लेकिन कैरेक्टर आर्ट और आर्ट इन जनरल से रिलेटेड नहीं होने वाला है। ये होने वाला है कि आपकी जब सैलरी आती है तो आपको क्या करना चाहिए उस सैलरी के साथ। ठीक है, तो काम का वीडियो होने वाला है, सबके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप एक आर्टिस्ट हो या नहीं हो, आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो। इस टाइप के कंटेंट और आएंगे। और अगर आप कैरेक्टर आर्ट के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि आपके पास जब सैलरी आती है एक्सक्यूज़ मी, अगर आपके पास सैलरी आती है तो उसका क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में थोड़ा बहुत बताया है, इस बार भी बता दूं कि पहले तो सैलरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 50, 30 एंड 20। 50 विल बी योर नीड्स, रेंट, घर भेजना, खाना, खर्चा पानी, खाना पीना, ग्रोसरीज एट्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल अगर आता है तो जो भी है, सब तेल साबुन सब कुछ, ये नीड्स हो गई। तो 50% आपकी सैलरी वहाँ जाएगी। 30% आपके वांट्स में जाएगी, जो कि आपके शौक होते हैं, जो आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं, जो आप स्किल्स पर अपने इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, वो 30% में से ही आपको करना है। हर बार आपको शौकिया चीज़ें लेनी नहीं है, इसलिए वो 30% आप बचा के रखो। आपको उसमें से अपने स्किल्स पर इन्वेस्ट करना है, अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, बचा 20% वो फुल ऑन सेव करना है आपको। ठीक है, 20% सेव करने के लिए उसमें भी 2 तरह के मैंने बताए थे, 2 टाइप से सेविंग करनी है। एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल को कभी टच नहीं करना है, जो कि आपका होगा बुढ़ौती पे। ठीक है, उसके लिए है। और शॉर्ट टर्म गोल होगा, आप अपने हिसाब से गोल बेस्ड सेविंग्स करेंगे, जैसे कि फ़ोन, गाड़ी, ट्रिप्स, घर जाना, फ्लाइट्स एट्सेट्रा, या जिस चीज़ का भी शौक हो तो वो शॉर्ट टर्म गोल्स में आ जाएगा। ठीक है, इवन आपके PS5, कंप्यूटर, एक नया कंप्यूटर बिल्ड करना है, जो भी करना है, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म गोल्स में आ जाएगा। ओके, शादी वगैरह भी। तो ये हो गया। पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं खुद से रिसर्च करता हूँ, एक अकेला बंदा हूँ जो खुद से रिसर्च की है खूब सारी, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास आपके बेसिक नीड्स और वांट्स हो गए क्लियर। अब आपका जो 20% बच रहा है, 20-25%, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, उसके कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले तो देखते हैं किस में नहीं इन्वेस्ट करना है, उसके बाद में मैं वीडियो बना दूंगा कि टॉप 10 थिंग्स की किस में इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन अभी देखते हैं कि किस में नहीं इन्वेस्ट करना है, फटाफट। पहली चीज़ तो है, आपको बैंक में नहीं रखना है, क्योंकि बैंक में पैसा सड़ता है, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। 3 से 4% आपके पास इंटरेस्ट आता है वो पैसे का, कि सैलरी आई 20%, वो पड़ा रहा, 3 से 4% उसका मिलेगा सालाना। तो बैंक में तो नहीं रखना है। दूसरी बात, अभी आप यंग हो, अगर अभी आपके पास उतना बड़ा कॉर्पस नहीं है, हाँ, तो आपको रिस्क लेने की एपेटाइट बढ़ानी है, आपके पास रिस्क लेने की क्षमता है, तो आप एफडी में नहीं रखो। ठीक है, एफडी, बैंक, ये सब नहीं। एफडी भी 6-7% देता है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, डेट फंड्स, ये सब सिक्योर हैं। डेट फंड्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए। रियल एस्टेट में अभी नहीं इन्वेस्ट करना, बिल्कुल मत जाना कि भाई घर खरीद लूँ और फंस जाऊँ, फिर आप ज़िंदगी झंड हो जाएगी आपकी। जॉब से ना तो फिर तो अगर आपको आपकी नौकरी से प्यार नहीं है तो भी प्यार झक मार के करना पड़ेगा, क्योंकि आपको EMI भरनी है। तो रियल एस्टेट में स्टार्टिंग में नहीं इन्वेस्ट करना। ठीक है, यूलिप्स होता है, यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, इनमें इन्वेस्ट मत करना। इनके रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से बहुत कम होते हैं। इनकी डिटेल वीडियो मैं बाद में दे दूंगा, या फिर आप अभी सर्च कर सकते हो किसी और के वीडियो पे, बट इसकी डिटेल मैं बाद में दे दूंगा। और स्टार्टिंग में क्रिप्टो में नहीं इन्वेस्ट करना है। कर सकते हो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, SIP के थ्रू। पूरा पैसा नहीं डालना है, 1000-2000 ऐसे से शुरू करना है। ठीक है, क्रिप्टो में वो भी जो मेन कॉइन्स हैं, नॉट शिट कॉइन्स और मीम कॉइन्स, इनमें नहीं। इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना, मैटिक, ऐसे कॉइन्स को रिसर्च करो और इन पर ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, वरना नहीं करो। IPOs के चक्कर में स्टार्टिंग में नहीं जाना। तो ये इस कुछ एग्जांपल्स थे जिनमें आपको शुरू में नहीं पढ़ना है। ठीक है, गोल्ड वगैरह भी स्टार्टिंग में, गोल्ड की चिंता मत करो। अभी आपको
अपना कॉर्पस बढ़ाना है, अभी आपको फोकस करना है कि इसको कैसे बिल्ड करें सेव कर करके, ठीक है, ताकि आप अपने गोल्स के पास सबसे पहले पहुंचो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसे टूल्स जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचा सकते हैं, फाइनेंशियल गोल्स तक। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि आपको तो चाहिए एक डीमैट अकाउंट। ठीक है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो करा देते हैं, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपना पैसा सेफ रख सकते हो, जैसे कि ग्रो है, ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स वगैरह है, एंजल वन। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें से जो आपको पसंद आए उनमें लगा देना। एक रजिस्टर कर लेना, केवाईसी वगैरह इजी होता है, 10-15 मिनट में शायद से आपका अकाउंट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप फ्री हो कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए, कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ पहले मैं कि कैसे आपको एक दूर की पिक्चर दिखाता हूँ, उसके बाद रियलिटी चेक करेंगे हम। ठीक है, जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स करते हैं रियलिटी चेक नहीं देते हो, मैं रियलिटी चेक दूंगा। ठीक है, तो कैसे आप 5,000 डाल के पर महीने उसको 25 साल में 2 करोड़ कर सकते हो। ठीक है, ये दूर की पिक्चर मैं दिखा देता हूँ आपको पहले। चलो ओके, तो शुरू करते हैं। ठीक है, मान लो ये फिनोलॉजी की वेबसाइट है जिसमें मेरे को एक स्टेप अप कैलकुलेटर है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो खेल सकते हो। अगर आप 5,000 से इन्वेस्ट करते हो, जो कि मैं मानता हूँ एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए किसी का इन्वेस्ट जर्नी शुरू करनी है तो। ठीक है, अगर आप 5,000 से इन्वेस्ट कर रहे हो और उसको आप 12% का रिटर्न पर एनम मान रहे हो कि हाँ भाई आपका म्यूचुअल फंड आपने जो सेलेक्ट किया है वो 12% का रिटर्न देगा, आपको कितने एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट है ये। ओके, तो आप 10% से मान लो इसको बढ़ा रहे हो और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने होने चाहिए, वो 12% हम लेके चल रहे हैं, जो कि बहुत मिनिमम। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, खुद को भी लगा देता हूँ ना यहाँ पे। ठीक है, तो हम कूल, तो ये करके चल रहे हैं कि 12% का रिटर्न लेके चल रहे हैं और कितने साल के लिए करेंगे हम मिनिमम। अगर आपकी एज मान लो 30 है, 25 करोगे तो भी 55 के रहोगे। अगर आपकी एज अभी 21-22 ही है तो भाई आपका अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है, बहुत जल्दी रिटायर हो सकते हो। ठीक है, कैसे अभी देखते रहो। ठीक है, और दिमाग फटने की तैयारी में रखो। कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपने नहीं जानी है वो मैं बताता हूँ। तो आप 5,000 को 10% से हर ईयर बढ़ाओगे, क्या होगा? पहले साल आप 5,000 डालोगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपकी होगी 60,000, टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी। दूसरे साल आपको उसको 10% से बढ़ाना है, मतलब 5,500 करना है हर मंथ। सैलरी बढ़ेगी, बढ़ने चाहिए, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी 66,000, टोटल हो जाएगी 1,26,000। ठीक है, इसी तरह आपको हर साल 10% से उसको बढ़ाना है 25 साल तक। 25वें साल आपकी SIP हो जाएगी ऑलमोस्ट 50,000, जो कि बिलीव मी इट्स वेरी वेरी पॉसिबल, आप कर लोगे। अभी ये आपको अमाउंट बहुत बड़ा लगेगा, भाई 50,000 की SIP ईजी है, कर ले जाओगे। और आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 60 लाख की हो जाएगी। ठीक है, ये एक ओवरव्यू था आपके सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स का, कि आपने ये पैसा लगाया है। अब देखो, जब वो 12% से वो पैसा हर साल बढ़ेगा तो क्या होगा। कैलकुलेट मैं रिटर्न से करता हूँ तो आपका टोटल कॉर्पस हो जाएगा 2 करोड़ का। यस, आपने 60 लाख लगाया, ऑलमोस्ट 59 लैक्स, आपको 1.46 करोड़ का वो आया। अब मैं इसमें क्या ही करूं मैं, ओके, तो ये मिल गई मेरे को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की का SIP स्टेप अप कैलकुलेटर। मैं दिखाना चाहता था एक मेन चीज़ की, ये जो ग्राफ है इसके दिखाना चाह रहा था। भले शुरू में आपके कुछ 8-10 साल थोड़े स्लो हूँ, लेकिन ये जो ग्राफ है ये बहुत ऊपर से जा रहा है। ये जो पर्पल लाइन देख रहे हो ये आपका इन्वेस्टमेंट है और ये आपका टोटल अमाउंट है। ठीक है, जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है यहाँ पर लिखा रहा है नॉर्मल SIP। अगर आप सिर्फ 5,000 डालोगे विदाउट एनी स्टेप अप तो 15 लाख ही होगा। आपको 10% से बढ़ाना है तो 60 लाख होगा, और तभी जाके आपका जो है 2 करोड़ होगा। अब देखो एक मज़ेदार चीज़, बाई चांस, ऐसा हम लेके कभी नहीं चलते हैं, दिमाग में भी नहीं डालते हैं, लेकिन बाई चांस अगर ये आपको 12 के बजाय
1% ज़्यादा दे पर ईयर, 12 के बजाय 13 दे दे। मुझे 15-20 ऐसे भी मिला है, लेकिन ये मान लो आपका 12 के बजाय अगर 13 दे दिया तो क्या होगा, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ड्रास्टिक चेंज हो जाती है, 2.25 करोड़ हो जाती है। ठीक है, चलो 13% आपको कम लग रहा है, मान लो हम 13 पे हैं, लेकिन आपने सोचा यार अभी मेरी एज जो है वो 22 साल ही है। ठीक है, और मैं 22 के बाद 25 कितना होता है, अभी तो मैं 50 का भी नहीं हुआ, मैं 55 साल तक कर सकता हूँ। तो अभी आप मान लो 5 साल अभी और इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 25 के बजाय आपने कर दिया इसको 30। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो गए 4.5 करोड़। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला ये देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी चेक मैं आगे करूँगा। ठीक है, तो 4.5 करोड़ जो कि बहुत रियलिस्टिक अमाउंट है, 10% से बढ़ाना है आपको, 5,000 से शुरू करना है। ठीक है, और 13%, चलो इसको 12 ही रख देते हैं, तो भी आपका मिनिमम 4 करोड़ तो आ ही रहा है ना। बस ये रुकना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखना, जो कि पॉसिबल है, सबके लिए पॉसिबल है ना। तो नतीजा आपके सामने है, देख लो। आगे वीडियो में ये बताऊंगा इसका करना क्या है, कि आप इस कॉर्पस के बाद जॉब छोड़ सकते हो कैसे, ये आगे वाली वीडियो में हम जानेंगे कभी, एक जब गोल्डन लाइफ प्लान बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया कि कैसे आप 5,000 को कैसे 2 करोड़ कर लोगे, लेकिन ये आप एकदम एक तरफा देख रहे हो। क्या होगा जब लाइफ होगी, मतलब लाइफ जब बीच में आती है ना, तो सारी आपकी प्लानिंग सबका खिचड़ी बन जाता है, कुछ भी नहीं काम आएगा। इसलिए मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। जैसे कि मैंने बोला 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और जब लाइफ आए, जैसे कि आप 5-5 हज़ार डाल रहे हो, ठीक है, आपकी जिस तरह सैलरी बढ़ेगी आप उसको 10% से बढ़ाओगे, लेकिन आपकी शादी भी होगी, आपको गाड़ी भी होगी, आपको बच्चा भी होगा जो उस सेविंग्स में से मांगेगा। हाँ, तो वो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। आप ये नहीं कर सकते कि आपका हर महीने उतना। ये एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हैं भी नहीं भी हैं, लेकिन रियलिटी चेक यही बोलता है कि आपको निकालना पड़ेगा, और आप इस बात के लिए रेडी रहो। ठीक है, बीच में तो उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपका कोई बोनस आए, जैसे ही आपका कोई एक्स्ट्रा इनकम आए, इधर उधर से कुछ भी आए, तो उसको इन्वेस्ट कर दो एज ए लमसम। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा अप डाउन चलता रहेगा, इसलिए ये एकदम पत्थर की लकीर मत मान के चल लेना कि तुमको 5,000 डालना ही डालना है। अगर ज़रूरत पड़ रही है, नहीं डाल पा रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, उसको हमेशा के लिए रोकना नहीं है। जैसे ही आपका एक चीज़ खत्म हुआ, एक पार्ट खत्म हुए में, जैसे आपकी शादी हो गई, ठीक है, तो आपके उसके 6 महीने बाद फिर से एक छोटी SIP से शुरू कर देना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि 6 महीने तक आप मैनेज ही करते रहोगे इधर उधर। मैं तो अपना एग्जांपल देता हूँ, तो मैंने तो ऐसे किया था, मैं 6 महीने तक कोई SIP नहीं हो पाई थी, क्योंकि बहुत सारे पैसे इधर उधर बच चुके थे, सेविंग्स उतनी हो नहीं रही थी, नया घर में मूव करना था, पुणे शिफ्ट करना था, मैं 1 RK में रहता था शादी से पहले, उसके बाद 2 BHK लेना था, एट्सेट्रा, फर्नीचर्स, ये वो, तो सब में पैसे चले गए, SIP गई ठप। तो वो मान के चलो, ठीक है, वो सब देख के समझ के आगे फैसले लो। ये मत करो कि भैया 25 साल बाद तुम्हारा होना ही होना है, नहीं होगा कोई बात नहीं है, उसका स्ट्रेस अभी से नहीं लेना है, बस मैनेज करना है, इसके रास्ते निकालने हैं आपको खुद। ठीक है, तो अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी तो आप एक उड़ती चिड़िया हो, अभी एक आज़ाद परिंदा हो, तो सेफ मत खेलो, थोड़ा रिस्क चलेगा, तो लेकिन इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं कि खुद से ही स्टॉक पिक कर रहे हो जब तक कि आपको पूरा भरोसा खुद पर नहीं है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि खुद से स्टॉक पिक करो जब तक कि आपको उस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा नहीं पता है, तब तक आप खुद से स्टॉक नहीं पिक करोगे। ठीक है, आप लगाओगे म्यूचुअल फंड्स में ही। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, इट्स अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, ये एक स्टॉक्स का गुच्छा है जो कोई बंदा मैनेज कर रहा है आपके बिहाफ पे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको पैसा दो, वो बढ़ा के देगा, घटा के भी दे सकता है, लेकिन एवरेज मान के चलते हैं कि 12% का रिटर्न पर ईयर, 12 से 13% मिनिमम मिल जाता है
अगर अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाए हो तो वो आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है। तो आपको अभी स्टॉक पिक नहीं करना है जब तक आपको खुद से नॉलेज नहीं हो जाती, तो डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं लगाओगे। इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? इंडेक्स वो होते हैं जो निफ्टी 50 होती है, मतलब निफ्टी 50 टॉप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को अगर मिला दो तो क्या बनता है? निफ्टी 50, जो कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स है। अगर आप टाइप करोगे इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स तो वो आएगा। मैं अभी दिखाता हूँ कैसे, क्या इंडेक्स म्यूचुअल फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों के बता दूंगा, आपके लिए क्या बेटर है ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्ट करो। एक और होता है बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हो या आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, जिसमें गवर्नमेंट की स्टॉक्स भी होंगे और जिसमें अपने निफ्टी 50 के स्टॉक्स भी होंगे, गोल्ड वगैरह भी हो सकता है। तो वो अगर करना चाहते हो तो एक बैलेंस म्यूचुअल फंड भी होता है, उसमें भी कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगता आपके पास इतना पैसा है कि आप गोल्ड बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर पाओ। मैं कहूँगा अभी स्टॉक मार्केट में रहो, गोल्ड भी फ्लक्चुएट करता है, कुछ अमाउंट डाल सकते हो साल का 10,000 मिला के हर साल 10-10 हज़ार डाल सकते हो, ठीक है। तो पर मंथ आपका कुछ 800-800 आएगा, ठीक है। तो वो टारगेट ले सकते हो कि जैसे कहीं से पैसा आया तो आपने गोल्ड उसका ले लिया। और ELSS म्यूचुअल फंड एक होता है। ELSS म्यूचुअल फंड होता है जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होता है, जो आपका टैक्स बेनिफिट में काम करता है, जिसका लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है। तो वो ध्यान में रखना, 3 साल अगर आपका पैसा फंसाना चाहते हो किसी चीज़ में तो ELSS लो, लेकिन उसमें टैक्स बेनिफिट में मिलेगा। तो कुछ फ़ायदा है कुछ घाटा है। अगर वो पैसा आपको तुरंत नहीं चाहिए तो आप ELSS म्यूचुअल फंड्स में भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला क्रिप्टो एक अच्छा एसेट हो सकता है, लेकिन बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, मैटिक, जुपिटर इस टाइप के कॉइन्स में ही डालो। बहुत ज़्यादा मीम कॉइन, शिप कॉइन्स इनमें नहीं डालो, शिट कॉइन्स वगैरह में। तो ये देख लो। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो टैक्स बेनिफिट अगर आपको चाहिए, आप सोचो कि ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करें जिसमें टैक्स बेनिफिट भी मिले, तो NPS भी एक सोल्यूशन हो सकता है, वो देख लेना। PPF भी है, PPF, FD, NPS ये सब अभी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इनमें होता है लॉक इन। इसमें आप पैसा, ये लिक्विड एसेट नहीं है। लिक्विड एसेट वो होता है जिनमें आप पैसा जब चाहे वो निकाल लो। जो आपकी गोल बेस्ड हो रही है, आपको 2 साल बाद या 1-1.5 साल बाद फ़ोन लेना है नया, तो आप उसमें उस हिसाब से पैसा डालोगे, या 6 महीने बाद लेना है, जो भी लेना है, जो आप निकाल पाओ, ठीक है। तो PPF, EPF, NPS, FD ये ना ही कराओ तो अच्छा है, इनके 6 से 7% ही रिटर्न आते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया सारे इंस्ट्रूमेंट्स, तो ठीक है। अब चलो देखते हैं कि बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है आपका शुरू में इन्वेस्ट करने के लिए। अब जानते हैं कि आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे सामने अभी ग्रो की वेबसाइट खुली हुई है, मैं बताता हूँ कि अभी आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्या आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जैसा कि मैंने बोला, इंडेक्स फंड्स उसमें आप कर सकते हो। जैसे ही आप डालोगे यहाँ पर इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स फंड्स बोल के आ जाएगा। इंडेक्स डालोगे, यहाँ पे आप MF भी सेलेक्ट कर सकते हो जो कि म्यूचुअल फंड होता है। इंडेक्स फंड में देखो UTI है, ICICI है, जो मन करे निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड उठा लो। मान लो आपने ICICI आपको पसंद आ रहा है, आपने उठा लिया ठीक है। अब आप नीचे आओगे तो ये जो है ये टॉप 50 कंपनीज, सॉरी नेक्स्ट 50 है ये बाद में आने वाला था, ये पहले आ गया, बट निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान, ठीक है। हाँ, तो इसमें आते हैं, इसमें देखोगे आपकी ये टॉप कंपनीज हैं, HDFC, रिलायंस, ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं, ठीक है, जिसमें आपका पैसा जाएगा, जिसका 1 साल का लास्ट पास्ट ईयर, मैं क्या बोल रहा था, मैं बोला था 12%, पर इसने लास्ट पास्ट ईयर 32 दिया है। 3 साल का एवरेज देखें 14 दिया है, ठीक है, नीचे भी गया है, कोविड भी हुआ था। 5 साल का देखें तो 18, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। ये था अपना 2020, तो यहाँ कोविड हुआ था, यहाँ मार्केट बहुत नीचे गई थी, लेकिन उसके बाद से आप देखो सारी कंपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर गई हैं।
तो ये सब छोड़ दो, ये पूरी मार्केट है, कंपनी आगे बढ़ने के लिए ही परफॉर्म करेगी तो आपका पैसा बढ़ेगा। अगर कंपनी बढ़ेगी तो, और इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, इसका मतलब कुछ तो बात है, तभी वो टॉप 50 में है। ठीक है, बहुत सेफ खेलना है तो ये है आपके पास, यहाँ लिखा है वेरी हाई रिस्क, बट इस पर मत जाओ। ये लार्ज कैप है, लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनीज जो स्टेबल कंपनीज हैं, जिनका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है, एक दिन में बंद नहीं होने वाली। तो इनमें आप आराम से डालो और एक्सप्लोर करो। ठीक है, इंडेक्स फंड ये हो गया, इसमें आप डाल सकते हो, आपका पैसा बढ़ेगा। सालाना जो टारगेट लेके चल रहे हो वो। इंडेक्स फंड एकदम सेफ है, एकदम मस्त है, और इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब एक चीज़ बता दूं इन फंड्स को देखते टाइम कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। ये जितना कम हो उतना अच्छा है। ठीक है, इंडेक्स फंड का एक्चुअल में काफ़ी कम होता है। स्मॉल कैप और मिड कैप इस टाइप की कंपनीज का थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो थोड़ी रिस्की में आ जाती हैं। ये टॉप 50 कंपनीज हैं, इसमें ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी ये फ़ीस है समझो, तो आपका जो फंड मैनेज कर रहा है उसकी फ़ीस है। एग्जिट लोड नील है, मतलब आप कभी भी निकाल सकते हो, स्टैम्प ड्यूटी वो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, इसमें बताया कि अगर 1 साल से पहले निकालोगे तो आपका जो रिटर्न है, जो गेन है, जैसे आपने 1 लाख 1 साल में लगाया, उस पर आपका 10% का प्रॉफिट हुआ है, 10% निकाला, तो 10% पे वो टैक्स लगेगा, वो है 20%। और अगर आपका रिटर्न डियर 1.25 से ज़्यादा है तो 12.5% का टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन भाई इन्वेस्ट तो करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। थोड़ा सा दे देना गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट हमारे देश की थोड़ी, क्या ही बोलूँ, लेकिन दे देना। तो इंडेक्स हो गया। अगर आप थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हो तो जो मैंने बोला था, नेक्स्ट 50 इंडेक्स के बाद वाली कंपनी आती हैं जो कि जूनियर निफ्टी हैं, जिनको बोलते हैं नेक्स्ट 50, इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इनका ऑल टाइम वो सब सही है, 5 साल के थोड़ी ज़्यादा बेटर। इसमें 1 साल में 71, माय गॉड, ये इंडेक्स के बाद की 50 कंपनीज हैं। 1 साल में 71% का ग्रोथ दिया है, 3 साल में 22%, विच इज़ ग्रेट। ये बाद की 50 कंपनीज हैं, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक इंदौर। आराम से भरोसा करो, थोड़ा रिस्क लेना है, इनमें इन्वेस्ट करो। ठीक है, और यस, ये सब देख लेना। जैसे इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, उसका 1.7 था, इसका 3.1 है, लेकिन इसमें रिटर्न भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मैं तो कहूँगा अगर आपको शॉर्ट टर्म बेसिस पे करना है, थोड़ा सेफ चलना है कि आपका पैसा घटे नहीं, तो इंडेक्स में कर लो। अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है या थोड़ा आप में थोड़ा गूदा है तो आप इसमें कर सकते हो। बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। आंख बंद करके डाल दो, आपको कोई रिसर्च नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, बस डिसिप्लिन रह के हर मंथ SIP होनी चाहिए, कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक और इंस्ट्रूमेंट की बात करें क्या, जो एक और मज़ेदार है। अगर आप एकदम ही रिस्क से भरपूर आगे आना चाहते हो तो स्मॉल कैप में आ सकते हो। स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं जो कि छोटे कंपनीज होती हैं, जिनकी जो टर्नओवर है या बोले तो प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ इनसे नीचे, 500 करोड़ इनसे नीचे है, जो कि अभी दिखाता हूँ किस टाइप की है। जैसे एक्सिस का स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड है, जिसने लास्ट ईयर 43% दिया था। हाँ, कुछ इस टाइप की कंपनी होती हैं, ब्लू स्टार, ब्रिगेड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसका देख लेना। इनमें एक घाटा है कि इनके जो एक्सपेंस रेशियो हैं वो थोड़े ज़्यादा ही हैं, 0.1 से शुरू किए थे हम, 0.5 पे आ गए, और इनका एग्जिट लोड भी अब लगने लगा है। ठीक है, क्योंकि इनके फंड हाउस जो होते हैं, जो इनको मैनेज करते हैं, ये बंदा है जो इसको मैनेज करता है, इसकी फ़ीस ज़्यादा है, इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इसको आपका पैसा कहाँ लगाना है वो देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं कहूँगा नेक्स्ट 50 और इंडेक्स, दीज आर द बेस्ट 2 इंस्ट्रूमेंट्स जो आप यूज़ कर सकते हो, जिनमें आप लगा सकते हो। और एक्सप्लोर करो थोड़ा सा क्रिप्टो, थोड़ा सा, 1,000 रुपये से ज़्यादा पर मंथ नहीं शुरू करो, एक्सप्लोर करो, लेकिन SIP में जाना, लमसम मत लगाना। ठीक है,
कुछ भी नहीं करना, बहुत सेफ चलना है तो इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये 2 टाइप के मैंने बता दिए हैं जो कि बेस्ट हैं। कोई भी उठा लो, किसी में भी लगा लो, एक आपका हो जाएगा। एक और इंस्ट्रूमेंट मैं बताना चाहता हूँ जिसका एग्जिट लोड बहुत कम है, एग्जिट लोड भी कम है, एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है, वो आपके बहुत काम आ सकती है और मे बी आप उसको भी कंसिडर करना चाहो, ठीक है। वो है ये ICICI प्रूडेंशियल की भारत 22। इसने लास्ट ईयर 57 दिया था और अभी भी इसका ठीक ही ठाक चल रहा है। 3 साल ऑल टाइम देखें तो ठीक ठाक ग्रोथ है। हाँ, ये भारत 22 ETF में लगाता है, ये डायरेक्ट स्टॉक में ही लगाता है, ये एक स्टॉक है। हाँ, ये उसमें लगा रहा है जो कि एक इक्विटी स्टॉक है, ठीक है। इसका मेन चीज़ जो मैं दिखा रहा हूँ कि इसका एक्सपेंस रेशियो आप देखो, इसका एक्सपेंस रेशियो अभी तक का सबसे कम है, एग्जिट लोड है ही नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि उसको फीस नहीं देनी तो आप इसमें चले जाओ, ये भी बहुत ही सेफ, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है आपके पैसे को बढ़ाने के लिए, ठीक है। देखो भाई, आपको अपने हिसाब से रिसर्च करनी है, मैं सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि डालो ही डालो, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ भाई ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। अब बात करते हैं कि आप अगर एक बैलेंस्ड टाइप के आदमी हो, आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना है, तो एक अपने पास बैलेंस्ड भी है, बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो कि जैसे SBI, ICICI, हम ICICI ले लेते हैं। तो अब ये जो है ये सेक्टर बेस्ड बैलेंस भी कर देता है। जैसे कि आप होल्डिंग देखो, इसने सारी होल्डिंग देखो, 218 कंपनीज में लगे हैं पैसे इसमें, ठीक है। बैलेंस्ड कैसे है, ऑटोमोटिव भी है, बैंकिंग सेक्टर भी है, बैंक हो गया, IT सेक्टर भी है, देन अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सॉवरेन भी है कुछ, तो गोल्ड है ये, फिर अगेन कंस्ट्रक्शन भी है। तो यहाँ पे आप सेक्टर देख सकते हो कितने भिन्न भिन्न प्रकार के सेक्टर्स में, टेक है, कंस्ट्रक्शन है, कंज्यूमर स्टेपल्स है, फाइनेंशियल है, सब में गवर्नमेंट स्कीम्स में भी लगा के रखा है। तो अगर इनमें लगाना है तो बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। आप अगर बैलेंस पोर्टफोलियो बना रहे हो, मैं क्या करूँगा, मैं सोचता हूँ ये थोड़ा एक कॉर्पस बनने के बाद ये थोड़ा सिक्योर में आ जाता है, इसका एक्सपेंस रेशियो हाई है और एग्जिट लोड भी अच्छा खासा हाई है, इसलिए मैं इसको स्टार्टिंग में तो नहीं यूज़ करूँगा, है ना। और इसने 1 साल में बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न भी नहीं, ये बैलेंस्ड है, ये एक रिटायरमेंट प्लान है कि आपके पास थोड़ा पैसा आ गया, वो कहाँ लगाना है, ये वो जगह हो सकती है, ठीक है। तो ये चेकआउट कर सकते हो आपको पता है मैंने क्या बोला है, किस में लगाना है, आपके लिए वो ही बेस्ट हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अगर आप सोच रहे हो यार ठीक है स्टॉक म्यूचुअल फंड्स सब ठीक है, लेकिन गोल्ड में भी लगा सकते हैं, तो सबसे इजी अच्छा तरीका है यहीं पर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड फंड्स है, SBI गोल्ड फंड्स है, टाटा, ये सब डायरेक्ट गोल्ड में ही लगा रहे हैं। तो आपको सोना खरीद के रखना की ज़रूरत नहीं है, अब वो ज़माना चला गया। और आप सोच रहे हो गोल्ड के हिसाब से आपका पैसा बढ़े तो आप इनमें लगाओ। क्या होता है जब आप गोल्ड लोगे, ज्वेलरी लोगे, तो उसमें लगता है मेकिंग चार्जेस, ठीक है, और वो गोल्ड जब आप बेचोगे तो वो उतने का बिकेगा नहीं। यहाँ आपका गोल्ड बहुत लिक्विड है, आप तुरंत फट से बेच सकते हो। गोल्ड वैसे भी लिक्विड है, किसी भी दुकान पे जाओगे वो ले लेगा, कोई बड़ी दुकान। तो मान लो हमने एक्सेस गोल्ड फंड लगाया, तो अब गोल्ड जिस स्पीड से बढ़ा है ये भी उसी स्पीड से बढ़ेगा, ठीक है। इसमें आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर डेट में थोड़ा सा लगा है, अदर्स ये 100% ये पूरा गोल्ड ही है, ठीक है। इसमें गोल्ड में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर एक्सेस गोल्ड ETF ग्रोथ, डायरेक्ट स्टॉक भी है, उसका म्यूचुअल फंड है ये, तो आप म्यूचुअल फंड में लगाओ, फ़ायदे में रहोगे। मिनिमम SIP 100 है, 5 स्टार मिला है, और इसका भी एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है क्योंकि ये गोल्ड है, इसमें मैनेज करने की ज़्यादा कुछ नीड है नहीं। एग्जिट लोड 1% लगेगा अगर आप 15 दिन से पहले निकालते हो, तो कौन ही निकालेगा 15 दिन से पहले गोल्ड, 15 दिन में बेच दोगे क्या लेके, नहीं ना। तो ये जैसा कि मैंने बोला कि ये आपका हो सकता है एक सेफ
इंस्ट्रूमेंट। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो कि आपके पास गोल्ड भी हो, आपके पास दूसरी कंपनीज भी हो, फिजिकल गोल्ड भी रख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा अनसेफ रहता है थेफ्ट के लिए भी और मैनेज करने के लिए भी वगैरह वगैरह। पर ये गोल्ड आपका सेफ रहेगा, लिक्विड रहेगा, तुरंत बेच सकते हो, तुरंत पैसा आपके पास। ठीक है, तो ये देख लेना, जैसा कि मैंने बोला सब बता दिया भाई आपको अभी, किस में इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अब कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। बड़े होने के बाद लाइफ जब आगे आप पे गुगली फेंकेगी तो आपको उसको टैकल करना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपका बच्चा आपको पाल ले, आप भले भेज रहे हो पैसे, क्या पता आपका बच्चा ना भेजे, आपको पैसे तो कैसे चलेगा। आपको भी तो आगे एंजॉय करना है। रोज़ डेली आके वर्टेक्स हिलाना, रोज़ डेली ऑफिस आना, ये एक पॉइंट तक ही चल पाएगा, हमेशा के लिए नहीं होगा। तो उसका प्लान करना बहुत ज़रूरी है। आपको घूमने जाना है, उसका प्लान करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मुंह उठा के चल दिए, सारा पैसा झोंक दिए, सैलरी आई चली गई, कुछ अता पता नहीं है, ऐसे मत बनो। हैव अ हैबिट, हैव अ डिसिप्लिन, तो ही एक करोर्स वाला अमाउंट पॉसिबल हो पाएगा। अगर आपकी सैलरी, आप एक मेरी तरह मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो, मिडिल क्लास फैमिली से आए हो, उससे नीचे हो, जो कि मैं खुद को समझता हूँ, अगर वैसे हो तो भाई डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम उस टाइप के लोग तो हैं नहीं कि भाई उड़ा रहे हैं, जो मर्जी तब कर रहे हैं, है ना, तुरंत इंस्टेंट चीज़ें बाय कर रहे हैं। तो उस ट्रैप में मत फंसना। सेल आई ले लिया, नहीं नहीं, ज़रूरत हो तो लेने का, ठीक है, सामान। तो भाई ये था आज का वीडियो, शायद से कुछ अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर देना। मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, भले वो आर्टिस्ट हो या ना हो, इंसान तो है ही ना, कमाई तो सबको करनी है ना, बचाना तो सबको ही है, फ्यूचर का सबको देखना है, रिटायरमेंट सबको प्लान करना है। तो लाइक दे देना, एक कमेंट डाल देना कि भाई और बना दो वीडियो, एक दो और एक आध चीज़ों में हेल्प कर दो, कैसे क्या मैनेज मेरे को बता दो, लेकिन कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर दे देना। इस वीडियो का एज अ फीस जो लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, आपके फाइनेंशियल मैनेजर्स, आपके CAs जो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, मैं यहाँ फ्री में देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ एक लाइक एज अ फी बनता है, और छोटा सा कमेंट कुछ भी लिख देना। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के मोर कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, जो कि आकाश सिंह मेरा ही नाम। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय बाय।